हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आज फिर से स्वागत है आज के फिर से अपना चैनल BCSP में। मुझे आशा होगा कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे, और करना भी क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास समय अभी पर्याप्त है। इस पूरे समय में आप लोग को बहुत बढ़िया से अपना तैयारी को करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत थोड़ा तगड़ा हो गया है, बच्चे ज़्यादा है, कंपटीशन तगड़ा है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कट ऑफ आपका हाई जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी जो हो वो बेहतरीन होनी चाहिए, तब जाकर आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट आ पाएगा। यानी 180 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, जिसमें से आप टारगेट हमेशा रख के चलिए कि 150 तक क्वेश्चन को सही करने का, उसमें से कम 120 क्वेश्चन का आंसर सही करना। अगर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, अगर इतना आप बेहतर कर रहे हैं, तब कोई टेंशन का बात नहीं है, आपका स्कॉलरशिप निकल गया। तो इसलिए पूरी मेहनत करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपका अगर क्वेश्चन आंसर गलत हो रहा है तो 1 नंबर काट दिया जाएगा, चाहिए होगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसलिए आप सारे बच्चे एकदम मन से, दिल से, लगन से इस मेहनत में लगे रहिए। और मेरा ख्याल है कि आप जितने हम सेट करा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें करा रहे हैं, आप करते रहो। गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। सारा का सारा बैच आपको हम इस चैनल पे देने वाले हैं, ठीक है। आपका रीजनिंग, मैथ्स, अब सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर धीरे धीरे मिलने लगेंगी। तो आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भाई जोड़ दीजिए इससे, कम से कम। और एकदम बेहतरीन तरीक़े से पढ़ाई पर एकदम पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो आज हम आपको एक बता रहे हैं कि आज जो हम सेट लेकर उपलब्ध है वो साइंस का सेट है, और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। और ये जो टोटल 100 क्वेश्चन है ना, आपको आज बताएगा कि आप 100 में कितना नंबर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आपको इतना साइंस का सेट कराए, 7-8 सेट साइंस का करा दिए, इतना तो पकड़ आपका हो जाना चाहिए कि आज हम कितना नंबर लेकर आएंगे। तो आप कॉपी कलम ले के पास में बैठिएगा और 100 नंबर काउंट कर दीजिएगा ऐसे। और जो आपका सही होगा हम क्वेश्चन बोलेंगे, और जो सही होगा, मान लीजिए आप तुरंत चूज कर लीजिए कि एक का ए सही होगा, तो आप यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, है ना। दो का बी तो बी लिख दीजिएगा, जो कुछ भी होगा आप लिख लीजिएगा। और लिखने के बजाय आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे हम इसका आंसर बताए कि नहीं यार इसका ये नहीं होगा, इसका बी होगा, अगर हम ऐसे लिख दिए तो आपको अपनी ईमानदारी से इसको गलत कर लेना है। क्लियर हो गया? और आपको लास्ट में काउंट करके बताना है कि सर मैंने 100 में इतना लाया। यहाँ पे कोई आपको अवार्ड नहीं मिल रहा है, कोई मतलब कुछ भी मेडल वेडल नहीं मिल रहा है, केवल अपने आप को टेस्ट एक लगाना है। तो देरी ना करते हुए चले शुरू करते हैं इस साइंस के सेट को। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है। न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? क्या ऊर्जा का है, शक्ति का है, बल का है, संवेग का है? न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है, आपको बताना है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट बात भी किया जाएगा क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 100 है। तो भाई आज का वीडियो बहुत लंबा जाएगा और कोई भी भाई वीडियो को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आपका आज तगड़ा बता दे रहे हैं कि आपका टेस्ट हो रहा है। भाई आप समझो कि आप एक तरह से आपका एग्जाम हो रहा है, आप सेट लगा रहे हो। तो याद रखिएगा, ऊर्जा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, बल का ऐसा ही मात्रक केवल न्यूटन होता है, और संवेग का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड। क्यों? क्योंकि संवेग का जो फॉर्मूला होता है बल F × T फार्मूला होता है संवेग। मोमेंटम यानी m बराबर एक फार्मूला निकलता है, मोमेंटम बराबर फार्मूला होता है F × T। किसी भी वस्तु पर आप जितना बल लगाते हो और जितना समय तक बल लगाते हो उसके गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसके समय के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, इसलिए इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि F × T F माने फोर्स होता है यानी बल होता है, और T का मतलब होता है समय। तब बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, इसलिए हो गया इसका न्यूटन सेकंड। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न आपके पास है यहाँ पे, विद्युत हीटर का एलिमेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है? ये भाई हर जगह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका जवाब मेरे ख्याल से आप लोग फटाक दे दीजिएगा। विद्युत हीटर जो होता है उसमें एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है? किस का? क्या तांबा का, एल्युमिनियम का, नाइक्रोम का? इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक देकर क्या होगा? इसका आंसर बता दें। इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम।
क्लियर है? आगे बढ़ चला जाए। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? प्राइमरी कलर के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन आपके पास है कि यहाँ पे प्राइमरी कलर कौन है? लाल, हरा, नीला, या नीला पीला हरा, या लाल कत्थी पीला, या पीला बैगनी नीला। बताना है, इसमें से आपका सही जवाब क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या आपके पास 3 है, थर्ड है, और इसके बारे में जवाब देना है। प्रश्न संख्या 3 है। ऑप्शन टाइमिंग आपका स्टार्ट है, आपको यहाँ पे बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लाल, हरा, नीला, ये 3 जो आपके पास ये कलर होता है, ये होता है आपका प्राइमरी कलर। ठीक है, ये क्या होता है? आपका प्राइमरी कलर होता है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही जवाब। प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या आपके पास 4 ये कह रहा है कि तड़ित चालक जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। देखिए पिछले सेट में हम लोग इस पे बात कर लिए थे, तड़ित चालक पे। तड़ित चालक क्या होता था? जो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है उसके ऊपर जो होता है, जो एक रॉड छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी आसमान में जो तड़ित आता है ना, जो चमक आती है, वो क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म होता है। तो इसके सहारे वो क्या होता है? वो मतलब नीचे की तरफ चला जाता है, जो घर पे नुकसान नहीं पहुंचाता या बिल्डिंगों पे नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तड़ी चालक होता है। आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है। तो आपको ये बात बताना है कि ये तड़ी चालक बनाए किससे जाते हैं? क्या एल्युमिनियम के होते हैं, कि लोहे के होते हैं, कि तांबे के होते हैं, या इस्पात के होते हैं? प्रश्न संख्या आपके पास 4 है, और 4 का बताना है जवाब आपका क्या होगा। वो किसके बनाए जाते हैं तड़ी चालक? तो मुख्य रूप से हमेशा याद रखिएगा, कहीं कहीं तो लोग लोहा इस्तेमाल भी कर लेता है, लेकिन याद रखिएगा जो तड़ी चालक जब भी बनाए जाएंगे वो तांबे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका बनाया जाता है। अगला है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। आप देख रहे हो कि आजकल जो विद्युत केतली है ना, जिसको इलेक्ट्रिकल रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें पानी डालकर लोग गर्म भी कर रहा है, चाय वगैरह भी बना लेता है। तो ये जो विद्युत केतली है, ये इसमें पानी जो गर्म हो रहा है वो कौन से तरीका से मतलब गर्म हो जा रहा है? क्या चालन के कारण हो रहा है, या संवहन के कारण हो रहा है, या विकिरण के कारण हो रहा है, या अणुओं की गति के कारण हो रहा है? प्रश्न संख्या 5 और इसका बताना है आंसर क्या होगा। विद्युत केतली में पानी गर्म किस कारण से होता है? इसका सही जवाब हम बता देते हैं, इसका जवाब होगा संवहन के कारण। जो याद रखिएगा, जो केतली में जो एक रूल फ्लो करता है, और ये संवहन जो होता है वो कभी भी उसमें जो पार्टिकल चलते हैं एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के दिशा में होता है, जिसकी वजह से इन लोगों में टक्कर होती है, और यही टक्कर जो होता है इन लोगों में क्या गर्म कर देता है? पानी को गर्म करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे है, और अभी तक आप जितने दोस्तों को ऐड वैड नहीं किए हैं, कम से कम अपने दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कम से कम लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। प्रश्न आपके पास 6 है, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है किस प्रकार से? बताइए। उसमें ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हो, या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है? तो पहले आप जानो कि पहले डायनेमो है क्या, डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो से इलेक्ट्रिक पैदा किया जाता है। डायनेमो का काम है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना। तो पहला बात की गतिज ऊर्जा वाला ऑप्शन को भाई खत्म कर दो, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को खत्म कर दो। दो आपके पास ऑप्शन है, उसमें ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलो, या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलो। तो 6 नंबर आपके पास प्रश्न और बताना है कि क्या आंसर होगा। याद रखिएगा, डायनेमो का काम जो होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये डायनेमो का काम है। डायनेमो फिर से आपको याद दिला देते हैं, जो आपके पास में जो जनरेटर होता है, जनरेटर में आगे यहाँ पे जो मोटर लगा होता है, ये एक्चुअल में होता है डायनेमो। हम लोग इधर से मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यानी हैंडल को मारते हैं। ये क्या करता है? इस डायनेमो को नचाता है, और इसमें इलेक्ट्रिक पैदा होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ से वायर से कनेक्ट करके आप घरों में अपनी लाइट को जलाते हो। तो ये डायनेमो होता है। सेम जगह पे हर जगह पे ये काम यही हो रहा होता है। जो इलेक्ट्रिक तैयार किया जाता है वो पन बिजली से भी इलेक्ट्रिक जो तैयार किया जाता है, ये बिजली क्या करता है? पंखा को चलाता है, सॉरी पानी ये पंखा को चलाता है, पंखा क्या करता है? इस डायनेमो को चलाता है, इसका कनेक्शन होता है ना, इस डायनेमो को चलाता है, और जब डायनेमो चलेगा तो क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक पैदा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो करता है वो होता है डायनेमो। क्लियर हो गया? प्रश्न आपके पास अगला है 7 नंबर। हवा में ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा में ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुमंडलीय दाब का, ताप का, वायु की दिशा का, आर्द्रता।
तो ये जो आर्द्रता है चाहे वायुमंडलीय दाब है, आपको बताना है कि जो साउंड होता है ना, जो ध्वनि होता है, वो ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सुने होंगे कि गर्मी के मौसम में जो आवाज़ होती है, गर्मी के मौसम में जो आवाज़ होता है, जो हम लोग का साउंड होता है, वो काफ़ी दूर तक जाता है, लेकिन ठंडी के मौसम में आवाज़ हम लोग का काफ़ी दूर तक नहीं जाता है भाई। तो एक रीज़न ये हो गया कि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ठंडी में टेम्परेचर कम रहता है। इसका मतलब कि ध्वनि का इफेक्ट टेम्परेचर की वजह से पड़ता है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि किस पर नहीं पड़ता था, मेरे को नहीं वाला खोजना है। वायु की दिशा, आपको ये बात पता है कि जिधर हवा बहता है, ध्वनि जो होती है उधर की तरफ ही ज़्यादा मूव करती है। इसका मतलब कि हवा की दिशा की वजह से ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या हुआ, जैसे भी हमारे वायुमंडल में आर्द्रता आता है, ह्यूमिडिटी आती है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी का आना का मतलब हुआ कि ठंडा बढ़ना। जब ठंडा का बढ़ना, इसका मतलब टेम्परेचर डाउन होना। तो जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो ध्वनि पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो किसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वायुमंडलीय दाब का प्रभाव ध्वनि पे नहीं पड़ता है। वायुमंडल का प्रेशर कितना भी हो, लेकिन ध्वनि पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 7 का आपका एक आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न 8 नंबर पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न 8 नंबर है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो क्या होता है। भाई देखिए, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है। तब पृथ्वी का जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ रहा है। तो जब चंद्रमा पे पड़ रहा है तो आपको बताना है कि क्या होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय होगा, या आंशिक सूर्य ग्रहण का समय होगा, या चंद्र ग्रहण का समय होगा, या इनमें से कोई नहीं। और एक प्रश्न को ध्यान समझना, पृथ्वी की गोलाकार जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, बताना है। प्रश्न संख्या आपके पास 8 है। तो एक बात बताओ भाई, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा में पड़ रही है तो ढक कौन रहा है, चंद्रमा। अंधेरा में कौन आ रहा है, चंद्रमा। यानी मेरे को चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे याद रखिएगा चंद्र ग्रहण लगेगा। कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन है कि जल की किस ऊर्जा से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल की किस ऊर्जा से भाई विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, क्या उसकी स्थितिज ऊर्जा से, उष्मीय ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से, कि 2 और 3 दोनों से, किससे किया जाता है। प्रश्न संख्या आपके पास 9 है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। किस चीज से हम लोग जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। एक चीज तो है कि जल में गति होता है, तो जल में जितना गति होगा भाई, इसके गति ऊर्जा को हम लोग लेकर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में इसको परिणत कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक तो विद्युत गतिज ऊर्जा हो गया। कभी भी याद रखिएगा, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा करते हैं। यानी पानी का धारा जितना ही तेजी से गति करेगा उसमें उतना ही तेजी से क्या है, उसमें एनर्जी है। ठीक है। तो अगला जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न है था कि जल किस ऊर्जा से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, जल की किस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा, उसकी उष्मीय ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा, ये दोनों एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जल से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ किसमें है। प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिसिटी का जो गुण होता है, सबसे ज़्यादा किसमें है, खिंचाव का गुण सबसे ज़्यादा किसमें है, रबड़ में है, स्टील में है, शीशा में है, या चांदी में है। प्रश्न संख्या आपके पास 10 है और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई मजबूत अगर है इसमें, है ना, तो वो बताइए किसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी का जो गुण है वो किसमें है, ये बताना है। रबड़ में, स्टील में, शीशा में, या चांदी में। प्रश्न संख्या 10 आपके पास है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टील। सबसे ज़्यादा अगर प्रत्यास्थता का गुण अगर किसी में पाया जाता है तो वो स्टील होता है। और बाह्य बल जो लगा देने के बाद ये पुनः स्टील जो होता है फिर से अपने रूप में वापस आ जाता है, यही होता है प्रत्यास्थता। तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किस में होता है, स्टील में होता है। प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं 11 के पास, और 11 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है इसको ध्यान देना है, और 11 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंग में होता है क्या। अल्प तरंग दैर्घ्य, उच्च आवृत्ति, अल्प तरंग दैर्घ्य और उच्च आवृत्ति, तीव्र तरंग दैर्घ्य और उच्च आवृत्ति। क्या होता है, रेडियो जो तरंगे होती है,
इसमें बताना है रेडियो जो तरंगे होती है उसमें क्या होती है। 11 नंबर प्रश्न आपके पास और बताना है। याद रखिएगा हाई फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हमारे पास जो कुछ भी वहाँ से बात बोला जाता है यहाँ तक आता है। और तो जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। प्रश्न संख्या 12 है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? रोन्टजेन ने किया था कि डब्ल्यू बी शकले ने किया था कि ओटो हन ने किया था तो कि सोल्स ने किया था? प्रश्न संख्या 12 देखिए और आपके पास आंसर क्या होने वाला है। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक किसने है? डब्ल्यू शकले। कौन किया था? डब्ल्यू शकले ने क्या किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या आपके पास 13 आ गया और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? मिट्टी के तेल की या जल का या तांबा का या अल्कोहल का? हम लोगों ने पिछले सेट में इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक जो हीट होता है वो किसका होता है। प्रश्न संख्या आपके पास 13 और इसका जवाब बताना है क्या होगा। तो जो विशिष्ट ऊष्मा की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसकी? जल की होती है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जल। क्लियर। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चंस आपके पास ये है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरणें रहती है क्या? तो अपवर्तित किरणें क्या रहती है? आयाम रहती है, चाल में बदल जाती है या तीव्रता में बदल जाती है या आवृत्ति में बदल जाती है? बताना है कि ये किस में बदल जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब इसकी जो अपवर्तित की जो किरणें हैं ये इसी किरणों को अपवर्तित किरण बोलेंगे। तब इसमें क्या होता है? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो जो किरणें जो होगी वो अपवर्तित हो जाती है। तो बताना इसमें क्या होगा। प्रश्न संख्या 14 है, इसका जवाब बताना है क्या होगा। याद रखना उसकी आवृत्ति जो होती है वो अपवर्तित रहती है, कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अपवर्तित क्या रहती है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपवर्तित नहीं होती है, चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन उसका आयाम बदल जाता है, उसका तीव्रता बदल जाता है, उसका चाल बदल जाता है। क्लियर हो गया। प्रश्न आपके पास 15 नंबर है प्रतिध्वनि जिसको हम लोग इंग्लिश में इको कहते हैं। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि का चाल। तो कोई भी साउंड अगर एक बार हम बोल देते हैं और वो बार बार आता है, जैसे कभी आप माइक से सुनते हो, कभी कोई बोलता है हेलो 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 ऐसे करते आता है, रिपीटेशन होता है ये आवाज़। तो जब ये चीज़ें आती है तो किसके कारण आती है? ध्वनि के परिवर्तन या ध्वनि का अपवर्तन या ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि के चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का परिवर्तन। जब हम किसी रूम में एक बार अपने आवाज़ को बोलते हैं, अगर वो बार बार आवाज़ आपके पास रिपीट होकर आ रही है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो ध्वनि जाकर टकरा रही है और वापस आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 16 पे हम लोग चलते हैं और प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव किधर रहता है? अरे भाई ये बच्चा प्रश्न नहीं बताएगा जवाब तो क्या बताएगा। एक लटकता हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में रहता है? किस दिशा में रहता है? चलिए आप लोग बताइएगा फटाक फटाक। उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है, हमको पता है, इससे फास्ट आगे जाना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। अगला प्रश्न है एक कार का जो हेडलाइट होता है वो निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार का हेडलाइट की बात कर रहे हैं ना कि साइड मिरर का बात कर रहा है। तो जो कार होती है, कार लगभग आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देते हैं लगभग कार का। तो जो कार होती है आप एक बार सोच के बताओ मेरे को, ये जो कार होती है इसके आगे जो हेडलाइट होता है ना, इसमें किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? समतल का कि गोलीय उत्तल का कि समतलोत्तल का कि परवलयाकार अवतल का? आपको बताना है। 17 का 4 क्या आंसर होने वाला है? तो हमने हिंट में आपको बता ही दिया था, ये अवतल होता है और वो परवलयाकार होता है, यानी ऐसा प्रकार का दर्पण होता है और यहाँ पे होता है उसमें बल्ब। तो ये परवलयाकार है और ये अवतल दर्पण का काम करता है और इसमें लाइटें जलती है और ये फिर आगे ज़्यादातर जाकर क्या करता है? फोकसित करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है कि किस ध्वनि स्रोत से आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? ध्वनि स्रोत में अगर आवृत्ति में उतार चढ़ाव आए तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा प्रभाव? डॉप्लर प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्रम्पटन प्रभाव? किस प्रभाव के नाम से जानते हैं अगर ध्वनि की आवृत्ति में उतार चढ़ाव आए तो? 18 नंबर प्रश्न है, इसको कहते हैं डॉप्लर प्रभाव। कोई भी चीज़ लेकर आप जैसे बोलते हो उसके आवृत्ति में क्या होता है? उतार चढ़ाव आता है, तो बाबू ये होता है डॉप्लर प्रभाव। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या आगे है, एक सरल लोलक की लंबाई को आप 4% बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल में क्या चेंजिंग होगा? आप इमेजिन करो, उसकी लेंथ को आपने 4% बढ़ा दिया, तो लेंथ में बढ़ा दिया तो भाई बताओ कि इसकी जो अब आवर्तकाल थी, एक बार जो क्या कर रहा था मॉड्यूल करेगा, तो उसमें कितने % चेंजिंग आएगा?
क्या 2% घट जाएगा या 2% बढ़ जाएगा या 4% बढ़ जाएगा या अपवर्तित रहेगा। 19 नंबर प्रश्न है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो कभी भी याद रखना, लंबाई जितना परसेंट बढ़ाते हैं उसकी आवर्तकाल जस्ट उसका आधा क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी 4% बढ़ाए हो तो इसकी आवर्तकाल 2% बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 2% बढ़ेगी। याद रहा? क्लियर बात हुआ? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न आपके पास आगे स्क्रीन पे यहाँ पे, और ये क्वेश्चंस देखिए क्या कर रहा है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से, ये कितना नंबर प्रश्न आपके पास है? 20 नंबर प्रश्न। चलिए 20 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आप लोग अगर फेंकते हैं तो क्या होगा। ये 11.2 किलोमीटर तो नहीं, जरा इस पर ध्यान से देखिएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से अगर आप इसको फेंकते हैं तो कभी भी इस बात को याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप फेंक दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पलायन वेग। क्या कहते हैं? पलायन वेग। इंग्लिश में इसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। इस रफ्तार से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी पर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, कभी लौटेगा नहीं। उसको अलग अलग फिर रूल अपनाकर उसको पृथ्वी पर वापस मंगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। समझा गया? तो इसको कौन सा वेलोसिटी कहते हैं? प्लाइन वेग भी कहते हैं, इसको एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। और एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 20 कंप्लीट कर लिए, अब प्रश्न संख्या 21 की तरफ आ गए। प्रश्न संख्या 21 है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती। पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे थे, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो बताओ भाई क्या होता, दिन की अवधि में क्या होती। क्या दिन की अवधि कम हो जाता या अधिक होता या अपरिवर्तित होता या घटता या बढ़ता। आप सोचो कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता। क्या वायुमंडल से किसी दिन पर कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या आपके पास 21 और इसका जवाब बताना है। तो अगर यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता ना तो जाहिर सी बात है कि जो दिन जो है इसकी जो अवधि है वो बढ़ जाता। दिन की अवधि क्या हो जाती? बढ़ जाती, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे मस्त वाला क्वेश्चन आ गया। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर करने में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल, उत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल बताना है। अभी आपको पिछले सेट में पूरे अच्छे से ट्रिक के साथ इसको बताए थे कि जब भी किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो तो उसमें छोटा लेंस लगाइए, यानी उत्तल लेंस लगा दीजिए, उसका दोष दूर खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यह भी पिछले सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, फटाक फटाक बताइए। लाल, पीला, बैगनी, हरा। लाल, पीला, पीला, बैगनी, हरा बताइए फटाक देकर क्या इसका आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 23 है और इसका जवाब बताना है फटाक फटाक क्या होगा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 23, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है बताइए। सबसे ज्यादा बैगनी का। क्लियर। अगला 24, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। क्या ये वाला 13 गुणे 10 के पावर 10 या 9.46 गुणे 10 के पावर 12 या 9.46 गुणे 10 के पावर 6 या 5.10 के पावर 7 क्या होता है। 24 नंबर आपके पास प्रश्न है और इसका बताना है सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। और नहीं तो अगर मीटर में देगा तो याद रखिएगा हमेशा ये हो जाता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर में हो जाता है। कितना होता है मीटर में, अगर किलोमीटर में कहेगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये याद आंसर को याद रख रखिएगा। सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है। कौन बच्चा फटाफट बताएगा, ये प्रश्न हो चुका है। सूर्य के सतह का ताप 6000 केल्विन, 600 केल्विन, 2000 केल्विन, 7000 केल्विन कितना होता है फटाफट बताइए। प्रश्न संख्या आपके पास 25 है, 25 क्वेश्चन तक आ गए हैं। 6000 केल्विन याद रखिएगा सूर्य का सतह का टेम्परेचर है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 26 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मापन पे, विद्युत पे, लॉजिकल पे या गणना पे आपको बताना है। अभी जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। 26 नंबर प्रश्न है, आपको बताना है इसका सही जवाब फटाक फटाक बताइए क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, गणना, कैलकुलेशन किस पे काम कर रहा है। कैलकुलेशन पे। प्रश्न संख्या 27 है, कंप्यूटर में आईसी जो होता है वो किसका बना होता है। सिलिकॉन का। जो चिप होता है ना, चिप किसका बना होता है। सिलिकॉन, तांबा, चांदी, शीशा। शीशा का तो बनेगा नहीं तो 27 का ऐसा ही काट दीजिए।
ऑप्शन। तांबा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा चिप बनाने में, चांदी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। याद रखिएगा सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ होता है, इसी का इस्तेमाल चिप बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गया। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ होता है ना, ये उपधातु में भी आता है आपको पता है, इसलिए इसका इस्तेमाल क्या किसमें किया जाता है, चिप बनाने में किया जाता है। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन था, स्टोर्ड प्रोग्राम कौन था, सबसे पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर मतलब था। ये 28 नंबर प्रश्न आपके पास है और इसका बताना है इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा EDSA, इडसैक। क्या है, इडसैक। इसका सही आंसर हो जाएगा इडसैक। कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। 29 नंबर प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर का उदय कब हुआ, प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। मिनी कंप्यूटर यानी छोटा कंप्यूटर का उदय कब हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है, इसलिए आपको इसको फटाफट बता के जा रहे हैं। ये तीसरा पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था, बस इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न अगला है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल कब था। प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल कब था, 30 से 46 था, या 64 से 58 था, या 58 से 65 था, या 65 से 85 था। कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी का जब भी बात किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 64 से 58, यानी 58-64 का जो काल था वो आपका था प्रथम पीढ़ी का काल। ठीक है, चलिए। वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर को बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्यों में कहलाते हैं, वो कंप्यूटर कौन होते हैं। क्या वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, या एनालॉग होते हैं, या हाइब्रिड होते हैं, या इनमें से सभी होता है। 31 नंबर प्रश्न है और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। वो ये जो कंप्यूटर जो है, जो बिजनेस को चला रहे हैं, जो घर की बजट को तैयार करने में हेल्प करते हैं या अन्य सभी कार्य को कर रहे हैं, वो है डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि इसको हम लोग गणना कंप्यूटर भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब प्रश्न हम लोग के पास कितना कंप्लीट हो गया, 31 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट। और 31 जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग बढ़ेंगे आगे और 32 नंबर प्रश्न पे हम लोग आगे। और ये प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि वह आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है कहलाता है ना। ईमेल कहलाता है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है, या ई बिजनेस कहलाता है, इनमें से सभी। वह आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है वो क्या है। 32 नंबर प्रश्न आपके पास है और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा, जब नाम है ई बिजनेस, तो ई बिजनेस से ही क्या किया जाएगा, व्यवसाय का काम किया जाएगा। यानी 32 का जो हमारे पास जो जवाब होने वाला है वो क्या होने वाला है, 32 का जवाब ई बिजनेस। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। ये आप बच्चे कर चुके हो पहले के सेटों में, अब यहाँ से प्रॉब्लम्स आपको नहीं आना चाहिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है कि इथेन होता है कि प्रोपेन होता है कि एसिटिलीन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है। प्रश्न अगला है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। डायनामाइट, तो जब भी डायनामाइट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बताना है कि मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। TNT होता है कि RDX होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन होता है या पिक्रिक अम्ल होता है। डायनामाइट में होता क्या है मुख्य रूप से आपको बताना है। ये क्वेश्चन है आपका 34 और इसमें होता है नाइट्रोग्लिसरीन। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, ये आप लोग को पता है, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। 5 है कि 7 है कि 2 है कि 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, याद कर रखिएगा, H11, H12 और H13। तो जो ये हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, इससे तैयार होता है जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O। क्लियर। हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है H12, इससे जल जो तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं D2O, इसको हम लोग भारी जल कहते हैं। तो भारी जल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, D2O को भारी जल कहा जाता है। ये क्या होता है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होता है, D फॉर ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। जब भी एग्जाम में भारी जल का फॉर्मूला पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला होता है D2O। क्लियर हो गया। अब तीसरा जो होता है उसको ट्राइटेरियम कहा जाता है, यानी जब भी जैसे ये प्रश्न रहा ना, यहाँ पे कंडीशंस देख लीजिए, H13, तो H13 को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइटेरियम कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल ईंधन बनाने में किया जाता है। प्रश्न आपके पास अगला हो गया, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना बताइए कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तब मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन में आप लोग गिनोगे। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वो बर्निंग हो रहा है और जलने के बाद उसकी कहानी खत्म हो रही है, वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट भी हो रहा है और पुनः अपने रूप में आने का मतलब नहीं, अपने रूप में वापस नहीं आएगा। यानी 36 नंबर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारी जल का अणु भार क्या होता है। 18, 20, 22, 24 भारी जल का अणु भार बताना है क्या होता है। और 37 नंबर प्रश्न है और ये कई बार कई कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा हुआ है। भारी जल का अणु भार याद कर रखिएगा, इसका होता है 20। कितना होता है अणु भार, इसका अणु भार होता है 20, याद कर रखिएगा। और सिंपल जो जल का अणु भार होता है वो होता है 18। सिंपल जो जल होता है ना H2O, उसका अणुभार होता है 18, लेकिन जब भारी जल होता है तो उसका अणुभार कितना हो जाता है 20।
क्यों 20 होता है आपको पता ही है, क्योंकि इसका जो वैल्यू था D2O की जो हम लोग बात किए तो वो कितना समस्थानिक से बना हुआ था, H12 से बना हुआ था। तो ये 2 जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ये 18 में जाकर ऐड हो जाता है, यानी इसका और भार हो जाता है 20। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या आगे है कि 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन कीटाणुनाशक है? नाइट्रोटॉल्बिन, सल्फ्यूरिक अम्ल, DDT या सोडियम कार्बोनेट। DDT डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन इसका फुल फॉर्म होता है। तो बताना है कि यह कौन सा कीटाणुनाशक है। 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और DDT जब आपका नाम रख दिए हैं तो DDT ही कीटाणुनाशक है, लेकिन अभी इस पर मार्केट में बैन किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये मानव पर भी प्रभाव डाल रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल बंद किया गया है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर का अगर शुद्ध करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? या ऊर्ध्वपातन, आश्वन, बड़ लेखन या निर्वात आश्वन। बताना है। 39 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? और 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन, क्योंकि कपूर जो होता है आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब उसको जलाते हैं तो एक के बार सीधे गैसीय फॉर्म में जाता है। सीधे कहाँ जाता है? सीधे गैसीय फॉर्म में जाता है। इसलिए जो कपूर होता है उसको हम लोग शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, सोडियम को रखा जाता है किसमें? आप ये क्वेश्चन आ चुका है ना, आप सेट में कर लिए हो। सोडियम को जल में रखते हो, पेट्रोल में रखते हो, मिट्टी के तेल में रखते हो, ईथर में रखते हो, कहाँ रखते हो? सोडियम क्योंकि सबसे थोड़ा सा रिएक्टिविटी ज़्यादा इसके अंदर है ना। तो 40 नंबर प्रश्न आपके पास है, और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। क्लियर हो गया। धोवन सोडा क्या होता है? धोवन सोडा, धोने का जो सोडा होता है उस क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम कार्बोनेट होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो तो भाई खाने वाला सोडा होता है, उसको तो हटाइए दो यहाँ से। पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं होगा, सोडियम सल्फेट भी नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, Na2CO3। याद करके रखिएगा, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। इसी को धोने का सोडा कहा जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन है इसमें से बताइए? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। सबसे हल्का तत्व कौन है इसमें से? इसमें से हल्का तत्व बताइए कौन है? 42 नंबर प्रश्न है, और इसका जवाब क्या होगा? सबसे हल्का तत्व यहाँ पे कौन है? तो सबसे हल्का तत्व यहाँ पे कौन सी है? हाइड्रोजन है, और उसके बाद हीलियम का स्थान आता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस हल्का है, इसलिए इसमें हम लोग गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस को भी भर के ऊपर उड़ा देते हैं। क्लियर। जबकि वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरा जाता है, ये भी हल्का होने के कारण। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? देखिए क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है। अम्लराज, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। सोना किस में घुल जाता है? तो अम्लराज का ही एक दूसरा नाम है एक्वारेजिया। अब आपको याद आ गया होगा, एक्वारेजिया जो होता है उसमें सोना, प्लेटिनम जैसे धातु भी घुल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अम्लराज आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाक फटाक, क्योंकि प्रश्न हमारे पास ज़्यादा है, टाइमिंग ज़्यादा नहीं लेना है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। माचिस बनाने में क्या इस्तेमाल करते हो भाई? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो भाई आप लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हो, सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल पहले होता था, लेकिन अभी इस पर क्या कर दिया गया है? बैन लगा दिया गया है। तब माचिस बनाने में आप लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते थे, सॉरी करते हैं, सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल पहले करते थे, लेकिन इसको देखा गया कि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है। आगे की बात हम लोग पढ़ेंगे, कार और मोटरों के प्रयोग में किए जाने वाला पेट्रोल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का, कि अल्कोहल और ईथर का, कि हाइड्रोकार्बन और ईथर का, या इनमें से सभी? कार और मोटर कार में जो हम लोग पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, वो किसी न किसी चीज़ का एक मिक्सचर है। तो बताओ कि भाई वो किस चीज़ का मिक्सचर है। 45 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, और इसको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। वो 45 नंबर जो है वो होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है? एक मिश्रण होता है। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग में काम कौन आता है? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन या मेथिल अल्कोहल या क्लोरोबेंजीन? शुष्क धुलाई मतलब सूखा ही रहेगा चीज़, और उसका आराम से उसका धुलाई वुलाई का काम कर दिया जाता है। तो ड्राई क्लीनिंग में काम किसका आता है? आपको बताना है। 46 नंबर आपके पास प्रश्न है, इसका बताना है क्या होगा। बेंजीन का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है, याद रखना इसका सही जवाब। सिंदूर का रासायनिक नाम देख लो भाई, वर्मिलियन जिसको कहा जाता है, वर्मिलियन। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड? तो सिंदूर बनाने में पहले इस्तेमाल क्या होता है तो कम से कम पता तो होना चाहिए। सिंदूर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl तो नहीं होगा भाई, तो नमक होता है, तो नमक का इस्तेमाल सिंदूर में थोड़ी ना करोगे। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं HGS। क्या होता है? HGS, यानी 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। HGS को मर्क्यूरी सल्फाइड कहते हैं, और इसी को सिंदूर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंदूर का फार्मूला भी याद करके रखिएगा। सिंदूर का फार्मूला क्या बताए थे? HGS, सिंदूर का फार्मूला। नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। लेड को, कि फेरस सल्फेट को, कि ब्लीचिंग पाउडर को, या नीला थोथा को? किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग नीली स्याही बनाने में?
48 नंबर आपके पास प्रश्न है और इसका जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है नीली स्याही बनाने। 48 का जवाब हो जाएगा सेकंड, Fe2SO4, Fe2SO4। निम्नलिखित में कौन अस्थायी कण है? अस्थायी मतलब अस्थायी का मतलब हुआ कि भाई वो घूमते रहता है, इधर उधर जाते रहता है। तो देखो भाई, जो हम लोग का एटम होता है ना, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एकरा अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो भाई तो न्यूक्लियस के अंदर है तो वो अस्थायी है, चारों ओर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, एकरा चारों ओर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थायी है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि ये चारों ओर घूमता रहता है। इसलिए 49 का सही क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 49 का क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि कुछ चीज़ों में जब बमबारी की जब बात किया जाता है तो यहाँ पे अगर आंसर को अगर आप लोग अगर इस चीज़ को अगर क्लियर करके देखा जाए तो जब भी बमबारी होता है ना, तब बमबारी में हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूट्रॉन टूट जाता है। तो इसका मतलब भाई न्यूट्रॉन भी यहाँ पे अस्थायी है। तो अगर बमबारी के हिसाब से देखा जाएगा तो न्यूट्रॉन अस्थायी है। तो एक न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो ये अस्थायी है, क्योंकि ये बड़ा एक जो तत्व होता है, इसको जब तोड़ा जाता है तो दो छोटे छोटे तत्वों में जब टूटता है तो इसमें याद रखिएगा वो न्यूट्रॉन पर ही बमबारी किया जाता है, वो न्यूट्रॉन ही टूटता है। इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो न्यूट्रॉन रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न आपके पास है 50 नंबर और 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप लोगों ने इसका वर्किंग किया। मोटर वाहनों के धुआं से निकलने वाला विषैली गैस कौन है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन है? भाई मीथेन हटाओ, ये नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना, यही मोटर वाहन के धुआं से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO। और यही निकलता है, याद रखना है। और ये सबसे विषैली गैस है, जहरीली गैस है, ये इंसान को मार देती है, बेहोशी भी उत्पन्न कर देती है। क्लियर हो गया? सबसे हल्की धातु का नाम बताना, यहाँ पे क्या होगा? सबसे हल्की धातु पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम। सबसे हल्का धातु कौन है? 51 नंबर प्रश्न आपके पास है और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम का नाम याद करके रखिएगा, सबसे हल्की धातु होता है। क्लियर? आकाश में बिजली चमकने के समय बनती है क्या? जब बिजली चमकता है उस समय क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरीन की, नाइट्रोजन पर या सल्फर डाइऑक्साइड? जब बिजली चमक रहा होगा तो उस समय आकाश में क्या बनता है? 52 नंबर प्रश्न बताना है। ये सब जवाब कम से कम आप देते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा। 52 नंबर आपके पास क्वेश्चन है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का वहाँ पर निर्माण होता है, यानी जिसको N2O2 कहते हैं, है ना, वहाँ पे निर्माण होता है। इसी वजह से बिजली का जो चमक होता है, इसी होता है, पाया जाता है, देखने को मिलता है। या जब बिजली चमकती है तो ये चीज़ पदार्थ का निर्माण होता है। एस्प्रिन बनाई जाती है। एस्प्रिन थाइलिक अम्ल से एसिटिक अम्ल से, थाइलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से। किससे बनाया जाता है एस्प्रिन? 53 नंबर क्वेश्चन है आपके पास और बताना है किससे बनाया जाता है। याद रखिएगा, थाइलिक एसिड से आपको एस्प्रिन बनाया जाता है। चींटियों में क्या पाया जाता है भाई? चींटी में क्या पाया जाता है? चींटी में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। या आप लोग डायरेक्ट बताइएगा चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन बच्चा बता देगा? चींटी में आपको फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल कौन पाया जाता है? लाल चींटी हो चाहे कोई भी चींटी हो, चाहे कोई भी डंक हो, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू का डंक, बिरनी का डंक, हाडा का डंक, नेटल के कांटा का डंक या चींटी का डंक या लाल चींटी का डंक, सब में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का एक दूसरा का नाम है, याद करके रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? मेथेनोइक अम्ल नाम है, याद करके रखिएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे सबसे भारी धातु कौन है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। आज ज़्यादा नहीं, चलो भाई 60 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे भारी धातु कौन है? आपको सेट में आपने पढ़ लिया था, सबसे भारी धातु कौन होता है? ओस्मियम होता है। क्लियर? रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने में कौन सी गैस हेल्प करती है? जब भी भाई रेफ्रिजरेटर की बात आता है, उसको ठंडा जो करना है, जो आपके घर में जो फ्रिज है ना, उसको ठंडा करने में कौन सी गैस काम आती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या अमोनिया? बताना है। 56 नंबर प्रश्न आपके पास है, इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, आप पिछले सेट में बना चुके थे, अमोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया है। दूध कुलाइडी तंत्र है निलंबन का, सॉल का या जेल का या पायस का? 57 नंबर क्वेश्चन है और ये क्या हो जाएगा? दूध कुलाइडी तंत्र किस क्या होता है? वो एक प्रकार का पायस होता है। 57 नंबर प्रश्न है, एक प्रकार क्या होता है? पायस होता है, यानी इमल्सन होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु, थियोफ्रास्ट, ओस्टवाल्ड हिप्पो या कैलोरस लिनियस? तो अरस्तु तो भाई जीव विज्ञान का जनक है और इसको जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, लेकिन थियोफ्रेस्टा को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगला, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किस वेद में है?
चिकित्सा अध्ययन का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो किस वेद में चिकित्सा से संबंधित बात की गई है? ऋग्वेद में नहीं भाई, ऋग्वेद में चिकित्सा के बारे में कोई अध्ययन नहीं है, अथर्ववेद में भी नहीं है, सामवेद में नहीं है। यजुर्वेद या आयुर्वेद इसी को कहते हैं, और आयुर्वेद से आयुर्वेदिक दवा का नाम याद रखिएगा, यानी यजुर्वेद में हम लोग चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद या आयुर्वेद। ठीक है। वह पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं होता वो क्या कहलाता है? जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं होता है, आर्कटिस होता है या क्रिप्टोगैम्स होता है या जिम्नोस्पर्म होता है या एंजियोस्पर्म होता है? बताइए इसमें से क्या होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और इसको बताना है कि सही जवाब का हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। 60 नंबर प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। जो होता है वो होता है ऐसा पौधा जिसमें कभी पुष्प नहीं होता है और न ही कभी उसमें बीज बनता है। एक क्वेश्चन देख लो, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो भाई। 61 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। चलिए आज का मतलब वीडियोज़ को यहीं पर रखते हैं, है ना, क्योंकि समय भी सारे बच्चों को उतना नहीं मिल पा रहा है। पार्ट 2 इसका लेकर आएंगे, जो 40 प्रश्न बचा हुआ है उसको हम लोग क्लियर किया जाएगा। ठीक है। और आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आप 60 में कितना, 61 में कितना सही आंसर को बता पाए हैं, है ना, और कितना मज़ा आया, क्या सेट लगाने में, क्या नई नई चीज़ें भी मिली सीखने को, और पहले की सेट चीज़ें भी आपको मिला था। आज का वीडियो कैसा लगा? ठीक है, आप बताइए कमेंट्स में, अपना रिजल्ट को जरूर बताइए। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज कम से कम सब्सक्राइब भाई 3-4 को बढ़ा दीजिए ताकि आज का मोटिवेशन मिल जाए।